हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है जो विद्यार्थी आकांक्षा 40 का एग्जाम देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में लोग बात करेंगे आकांक्षा 40 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2020 का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा हम लोग देखेंगे, डिटेल में सोल्यूशन देखेंगे उसका, कैसे इसका आंसर होगा और उससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि आने वाले एग्जाम में आकांक्षा 40 का क्या क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एवरी टाइम आप लोग कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग बताएंगे कि इससे संबंधित और क्या सवाल आ सकता है क्या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सारे दोस्तों को जो आकांक्षा 40 का फॉर्म भरे हैं या फिर भरने वाले हैं सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से आप लोग को हल करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग को पहला सवाल दोस्तों आप लोग बता दें दोस्तों, इसमें टोटल सवाल 120 यानी कि 40 फिजिक्स से है, 40 केमिस्ट्री से है और 40 आप लोग का मैथ से है, ठीक है। जो बायोलॉजी, जो मेडिकल स्ट्रीम वाले रहते हैं उन लोगों का बायोलॉजी रहता है मैथ के जगह पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। तो दोस्तों हम लोग को पहला सवाल क्या है, देख लीजिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय, हिंदी में वही पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक किसी मीडियम का हम लोग किससे उसको सूचित करते हैं, किससे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू बराबर क्या लिखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए ये एयर, ये स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ हमेशा होगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। लेकिन ये बदलता है भी, आपका पानी में है तो कुछ और होगा, हवा में है तो कुछ और होगा, कांच के थ्रू से जा रहा है तो कुछ और होगा, इस ऐसा होगा, ठीक है। यानी कि भी बदलता रहता है, जो माध्यम में होगा उस माध्यम का भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, भी की जगह पे जिस माध्यम होगा उसका स्पीड हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, C/V, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का दोस्तों पूछ रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर F। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ूंगा क्योंकि दोनों तरह के विद्यार्थी हैं इसमें। वक्रता त्रिज्या R तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F में संबंध है। देखिए वक्रता त्रिज्या R और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी में संबंध पूछा है यहाँ पर। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये अगर कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है क्या, फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। C से डिनोट करते हैं इसको, R से केंद्र है। तो क्या F, देखिए F इसका आधा होता है ना, यानी कि R इसका डबल है, तो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या होता है, R का आधा, R/2। देखिए R इतना बड़ा है, F छोटा है, F क्या होता है, इस पूरा का आधा होता है, इसलिए F इक्वल टू R/2। तो देखिए F इक्वल टू R/2 किस में है, तो दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स। पूरा गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। कोई भी गोलीय लेंस है उसका व्यास क्या कहलाता है, ठीक है। फोकस दूरी बोलते हैं उसको, बिल्कुल नहीं। वक्रता केंद्र बोलते हैं, नहीं। मुख्य पक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं क्या, नहीं सर, इसका होता है द्वारक, याद रखिएगा, ठीक है। उसको क्या बोलता है, द्वारक, यानी कि एपर्चर, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 4 नंबर। ये देखिए एक फिगर दिया गया है, इसमें पूछा है ये सवाल कि आपका यहाँ से टकराने के बाद, ये जो देखिए टकरा रहा है, टकराने के बाद कौन मीडियम में, मतलब कौन सा इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। हिंदी में भी वही सवाल है, देख लीजिए यहाँ पर इसका डायरेक्शन पूछा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ना, जब भी कोई रे फोकस से पार होता है, वो फोकस से पार होने के बाद जब मिरर से टकराता है तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, उसके समांतर जाता है, यानी कि ऐसे जाएगा फिर ऐसे करके टकरा के ऐसे निकल जाएगा, यानी कि जो मुख्य अक्ष होगा उसके समांतर पार होगा, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा हिंदी में देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर होगा, 4 का 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 5 नंबर बोला है कि प्रदत्त चित्र में उपाक्षीय किरणें हैं, ठीक है, यानी पैरेक्सियल रेज बोला है, क्या होगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए पैरेक्सियल रेज क्या होगा। आपको एग्जाम में कुछ भी फिगर अलग देखिए पूछ सकता है। तो पैरेक्सियल रेज समझिए ना ऐसे कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे सामने होता है, ठीक है, उसको हम लोग पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के सामने वाले रेखा को हम लोग उपाक्षीय रेखा या उपाक्षीय किरणें बोलते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला हो गया, नीचे वाला, उसके सामने क्या है, ये है AB, तो AB हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कितना आसान है ना। AB इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज बिल्कुल सही है। अगला देखिए 6 नंबर, किसी सामान्य नाक के निकट बिंदु की दूरी होती है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है हम लोग का, नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर, सभी को पता है, ठीक है। उससे सामने रखी वस्तु को हम लोग देखने में कठिनाई होती है, इसलिए सबसे निकटतम बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक। फिर बोल रहा है उत्तल लेंस किसी वस्तु का ह्रासित प्रतिबिंब बनाता है जब होता है ह्रासित मतलब डिमिनिश्ड, छोटा इमेज कम बनाता है जब वस्तु को लोग कहाँ रखते हैं, ठीक है।
या देखिए उत्तल लेंस, एक बात याद रखिए, उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है दोनों में बहुत कॉमन होता है, मतलब सेम सेम ही होता है। ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, तो कब हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखें कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो ये दोस्तों हम लोग को मान लीजिए ये f1 है, ये 2f1 है, तो अगर यहाँ पर कहीं पर रखते हैं, ठीक है, तो उसका छोटा बनेगा। ठीक, अनंत पर रखिएगा तो बिंदु साइज का बनेगा ना। तो इधर इसको अगर हम लोग अनंत में रखेंगे तो ये बिल्कुल छोटा बिंदु साइज का बनेगा, लेकिन बिंदु साइज का नहीं, हमको छोटा चाहिए, तो छोटा सिर्फ यही जगह पर रखने पर बनेगा। इधर कहीं भी रखिए बड़ा बनता है। ठीक है, यानी कि कहाँ रखेंगे, 2f1 से दूर। तो देखिए 2f1 से दूर कहाँ है, u इज ग्रेटर देन 2f, दैट इज ऑप्शन 4। ठीक है, ये सही हो जाएगा। u क्या होना, वस्तु का दूरी क्या होनी चाहिए, 2f से बड़ा होना चाहिए। तो दिखाई दिए कि 2f1 से बड़ा हो रहा था। ठीक है, अगला सवाल, कोई भी अगर आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ठीक है, अगर कहीं पर मेरे द्वारा गलती हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बोल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे गलती नहीं हो, गलती होगा ही नहीं। चलिए देख लेते हैं। क्या देखिए, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या होगी, मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है गोलीय दर्पण का। तो दोस्तों गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, कोई भी अवतल दर्पण बोलिए उत्तल दर्पण, फोकस तो एक ही होता है ना, ये इसलिए एक आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों क्या, कि यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है उसमें से पूछा है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या होती है। तो जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या हो जाएगा, दृश्य प्रकाश किरण यानी कि विजिबल लाइट। ठीक है, बाकी जो माइक्रोवेव बोलिए, रेडियो वेव बोलिए, इंफ्रारेड सबसे कम होता है, मतलब विजिबल लाइट से कम ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी विजिबल लाइट का ही होता है, नहीं, सबसे ज़्यादा होता है गामा रेज का। ठीक है, उससे कम होता है एक्स रे, उससे कम होता है अल्ट्रावायलेट, उससे कम होता है विजिबल का। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो होगा विजिबल लाइट। अगर यहाँ पर गामा रे रहता तो गामा रे का होता, ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, गामा रे का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है एक्स रे का, उसके बाद होता है अल्ट्रावायलेट का, फिर होता है विजिबल का, फिर ठीक है, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स। ओके, तो ये होगा आप लोग का ऑर्डर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ए पर्सन विद डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस शुड बी, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए कौन सा दर्पण चाहिए, सॉरी दर्पण हो रहा है, लेंस, कौन सा लेंस चाहिए भैया, दूर दर्पण, अगर किसी को दूर दृष्टि दोष हो रहा है तो उसको उत्तल लेंस चाहिए, यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछ देता कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, अब देखिए सवाल बनेगा, इससे भी सवाल आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या, तो उत्तल लेंस। ठीक है, इस तरह और भी कुछ अगर दोष है, होता है ना जरा दूर दृष्टिता, वो भी याद देख लीजिएगा, तो उसमें बायोफोकल लेंस होता है। इस प्रकार बोल रहा है सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, हाउ मेनी कलर्स द सनलाइट स्पेक्ट्रम हैज़। तो सभी लोग जानते हैं जब सूर्य का प्रकाश किसी स्पेक्ट्रम में पास करता है तो क्या होता है, स्पेक्ट्रम में उसका 7 रंग होता है, बेनी यहाँ पिनला, 7 रंगों से भरा ये संसार, ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोर नहीं होना चाहिए। 12 नंबर क्या है, बोल रहा है 100 जूल, अब न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर यानी कि भी पूछा है। हम लोग को दिया क्या है भैया, तो हम लोग को दिया है प्रतिरोध यानी कि आर बराबर 4 ओम, चलिए लिख लिए। फिर बोला है ऊष्मा यानी कि हीट, बोला हीट कितना है 100 जूल, चलिए ये भी लिख लिए। बोला है प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर यानी कि भी बोला है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक H का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, I² RT। ठीक है, इसको अगर हम V के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V² बटे R इंटू T। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, I = V² बटे R² होता है, तो नीचे वाला R² और एगो R कट जाएगा, तो V² बाई R इंटू T हो जाएगा। तो चलिए हम इसी फॉर्मूला में पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। V² H बराबर कितना है 100, तो लिख दिए 100, यहाँ पर क्या है H बराबर आएगा। ठीक है, V² मतलब किसका स्क्वायर, V का तो हमको निकालना है, चलिए लिख दिए V का स्क्वायर बटे R, R हमको पता है 4 और इंटू T का तो बोला है प्रति सेकंड ना, तो प्रति सेकंड की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 4 इधर से गुना हो जाएगा यानी 400, तो V² बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो भैया V² अगर 400 हो गया तो V बराबर कितना हो जाएगा 20, 400 का वर्गमूल निकालेंगे ना, तो 20 हो जाएगा V का। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12 का 1। ठीक है, चलिए वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, याद कर लीजिए इसको ओम मीटर होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलिए, आप लोग विभवांतर का भी याद कर लीजिएगा, यानी कि वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का भी याद कर लीजिएगा, करंट का भी याद कर लीजिए, कुछ भी इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यहाँ पर पूछा है तो हो जाएगा ओम मीटर।
दैट इज 13 का 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर देखिएगा, बोल रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, कितना एम्पियर? 4 एम्पियर, मतलब धारा हमको दे दिया। कोई भी न्यूमेरिकल बनाने का बेस्ट मेथड होता है, उसमें क्या दिया है उसको लिख लीजिए। तो आई बराबर दे दिया है कितना, देख लीजिए, आई बराबर दे दिया है 4 एम्पियर। चलिए हम लिख लिए। फिर क्या बोल रहा है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। भी कितना दिया है, तब बोल रहा है 60 वोल्ट है। ठीक है, चलिए ये भी लिख लिए। अब बोल रहा है उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 180 वोल्ट बढ़ा देंगे। मतलब अब जब बोल रहा है 180 वोल्ट कर देंगे तो कितना लेगा विद्युत धारा, यानी कि आई निकालना है। ठीक है, तो आई निकालना है, भी दिया है, तो हम इससे एक चीज़ निकाल लेते हैं, कोई आई और भी का है तो आर निकाल लेते हैं इससे। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बटे आई हो जाएगा। ठीक है, भी कितना है 60 और आई कितना है 4, ये कटेगा 15 बाद से, 15 आ गया आर। ठीक है, आर इक्वल टू कितना आ गया 15 ओम, याद रखिएगा आर बराबर। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आर कितना हम लोग का निकला 15 ओम। ठीक है, और देखिए अब आर निकल गया, आर तो सेम होगा। अब बोल रहा है कि आर विभवांतर को क्या 180 वोल्ट, अब भी कितना हो गया 180, हमको निकालना क्या है धारा, तो आई निकाल लीजिए। आई इक्वल टू हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा भी बटे आर, यानी कि भी कितना 180 बटे आर कितना 15, इसको काट दीजिए 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट आंसर, 12 एम्पियर आंसर, क्यों धारा पूछा था तो 12 एम्पियर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। एक फिगर दिया है, देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस जो है 1 ओम करके दिया गया है, तो इसके ए और डी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, ये तीनों जो है ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, तीनों श्रेणी क्रम में है और ये भी तीनों आपस में श्रेणी क्रम में है। तो ये तीनों को अगर जोड़ेंगे R1 + R2 + R3 कितना हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, और इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी तीनों को 3 ओम हो जाएगा। अब तीनों ओम, ये तीनों ओम और ये तीनों ओम क्या समांतर क्रम में है, मतलब 3 ओम और 3 ओम क्या है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2 निकालते हैं ना, यानी कि 1/3 + 1/3, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेढ़ आएगा, यानी कि 1.5 आ जाएगा। देखिएगा 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्या बोल रहा है, ए यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। बोल रहा है कोई भी विद्युत आवेश को हम लोग एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाते हैं। ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं। तो इस दौरान हमें कितना कार्य, इस दौरान जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी चार्ज को हम लोग एक बिंदु से दूसरा बिंदु ले जाते हैं तो किया गया कार्य ही विभवांतर होता है, यानी कि किया गया कार्य ही वोल्टेज होता है। ठीक है, जब कोई चार्ज, यानी कि जब कोई हम लोग आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो इस दौरान जो कार्य होता है वही विभवांतर होता है, यानी कि वोल्टेज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, बिंदु ए और बी का बीच का क्या हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा। तो 16 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोनों के बीच का विभवांतर। ठीक है, विभवांतर मतलब वही वोल्टेज। पूरा जूल पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू, जूल पर कूलम, जूल किसका होता है कार्य का, कूलम चार्ज का, यानी कि कार्य और ये चार्ज, प्रत्येक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कार्य। ठीक है, क्या कार्य प्रति कूलम, मतलब एक कूलम को दूसरी जगह पर ले जाने में कार्य होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग वोल्ट भी ना बोल सकते हैं। अभी ना बोलें कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज को अगर ले जाते हैं कूलम को तो क्या होता है वो कार्य होता है, क्या ये कार्य यानी कि वोल्टेज, तो भी उसको लिख सकते हैं ना। तो दैट इज 4 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ जूल पर कूलम है। ठीक है, जूल मतलब कार्य और सी मतलब कूलम मतलब चार्ज, तो कार्य प्रति चार्ज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका वोल्ट सही हो जाएगा, क्योंकि एक कूलम चार्ज को हम लोग यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले जा रहे हैं, इस दौरान कार्य जो होता है वही क्या होता है वोल्टेज। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल है, यहाँ देख लीजिए कि जूल पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू, जूल प्रति कूलम बराबर है। देखिए जूल पर कूलम बोल रहा है। ठीक है, जूल पर कूलम, तो सबसे पहले ये समझिए जूल किसका समात्रक है, तो कार्य का, कूलम किसका, चार्ज का। मतलब अगर किसी चार्ज को हम लोग यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो हमको कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो क्या चार्ज को मतलब कार्य प्रति कूलम, यही ना इसका क्या है, ये क्या है कार्य है, ये क्या है कूलम है ना। तो कार्य प्रति कूलम जो होता है क्या होता है वोल्टेज होता है ना। यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ तक किसी चार्ज को ले जाते हैं तो वो क्या जो कार्य करना पड़ता है वही तो वोल्टेज होता है, तो उसका ऐसा मतलब वोल्ट भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना। तो दैट इज 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 नंबर क्या बोल रहा है, इन ए सर्किट
किसी परिपथ में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, मैं हिंदी को पढ़ता हूँ, आप लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। कि एमीटर हमेशा समांतर में तथा वोल्टमीटर प्रतिरोधक के साथ श्रेणीक्रम में जुड़ा रहता है, कि एमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों श्रेणीक्रम में जुड़ा रहता है, कि आमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही समांतर में जुड़ा रहता है, कि आमीटर हमेशा श्रेणीक्रम में और वोल्टमीटर प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी परिपथ है, परिपथ में हमेशा आमीटर जो होता है दोस्तों वो श्रेणीक्रम में रहता है और वोल्टमीटर जो रहता है वो समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में रहता है। ठीक है, यानी कि हम लोग ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सटीक उत्तर आ रहा है उसके हिसाब से। आमीटर हमेशा क्या श्रेणीक्रम में और वोल्टमीटर हमेशा क्या समांतर क्रम में रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछ सकता है कि आमीटर किस में कनेक्ट रहता है, श्रेणीक्रम में किस पार्श्व क्रम में। तो आमीटर दोस्तों हमेशा रहता है किसमें, श्रेणीक्रम में, याद रखिएगा, और वोल्टमीटर पार्श्व क्रम में। अगला सवाल 19 नंबर देखिए क्या है, इसमें बोल रहा है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ यानी कि 2 कनेक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन ए सर्किट यहाँ पे अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। बोल रहा है कि 2 कोई तार है, ठीक है, इसका लंबाई और व्यास समान है, पदार्थ भी समान है, एक ही पदार्थ का है। बोल रहा पहले उन दोनों तार को हम श्रेणीक्रम में जोड़ रहे हैं। मान लीजिए उस एक तार है उसका प्रतिरोध R है और एक तार है उसको हम कनेक्ट कर देंगे पहले श्रेणीक्रम में, ठीक है, इसका भी R है, तो इसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा सर R + R 2R हो जाएगा। ठीक है, और इसी तार को इसमें परिपथ के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, बैटरी वैटरी ला के इसमें कनेक्ट करता है। फिर इसी तार को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार ऐसे करके पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसको भी परिपथ में हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, अब इसका भी R, इसका भी R, तो इसका जो प्रतिरोध होगा हम लोग निकाल सकते हैं 1/R करके, 1/R + 1/, क्योंकि समांतर क्रम में है तो इसका जो निकालिएगा वो आएगा, देखिए फाइनली R/2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग निकालने जानते हैं, निकाल लीजिएगा पार्श्व क्रम में। ठीक है, 1/R + 1/, फाइनली जो निकालिएगा R = R/2 आ जाएगा। ठीक है, R'। अब देखिए क्या है, अब बोल रहा है कि क्या कि समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर H1 अगर पहले लिखते हैं, ऊष्मा मतलब H = I² RT होता है, तो हम लोग H1 पहला वाला का देखते हैं श्रेणी क्रम के लिए, H1 = क्या हो जाएगा I, ठीक है, R² T। यह ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है कि समान है, तो इसमें देखिए ये जो समान बोल रहा है मतलब प्रतिरोध भी समान होगा, तो हम इसको प्रतिरोध के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, देख लीजिए ये वाला H = V² / R × T। ये R1 हो जाएगा और ये H1 हो गया। फिर H2 हम जब निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, V² / R2 × T। अब देखिए R1 की जगह क्या हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में है तो R1 की जगह पे 2R होगा, और ये पार्श्व क्रम में है तो R2 की जगह पे R/2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अनुपात बोला है मतलब H1/H2 निकालेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ अब बटा ये चीज़ कर दीजिएगा। हाँ, R1 की जगह पे क्या लिखिएगा, 2R लिखिएगा, क्यों, ये श्रेणी क्रम में था। R2 की जगह क्या लिखिएगा, R/2 लिखिए, क्योंकि पार्श्व क्रम में था। कमेंट में सभी लोग बोलिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। 20 नंबर, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध का प्रतिरोधक है। ठीक है, फाइंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बोल रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर अननोन रेजिस्टेंस देयर इज करंट, मतलब आप लोग का वोल्टेज जो है कितना दिया है बोलिए तो 12 वोल्ट दिया है। हाँ, करंट दिया है यहाँ पर कितना, देखिए आई कितना दे दिया है, आई दे दिया है 2.5 मिली एम्पियर, ये चीज़ दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि प्रतिरोध क्या है, तो हम लोग जानते हैं R = क्या होता है, V/I होता है ना जी। तो V कितना है, 12 वोल्ट है, I कितना है 2.5, ध्यान से दिया है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर जब एम्पियर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, और 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻³ 3, 10⁻³ ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर बोल एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मिली से जब उसको बदलेंगे ए मीटर में तो 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 10⁻³ ठीक है, ये -3 है, ऊपर जाके 3 हो जाएगा, मतलब 12 के बाद 3 को 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, देखिए R = 12 और जो 10⁻³ था वो ऊपर चल जाएगा, 10⁻³ 3 0 हो जाएगा, और नीचे कितना है, नीचे आप लोग का 2.5 है।
पॉइंट काट के फिर से ऊपर एक जीरो, इसको आप लोग काट दीजिएगा ना, ठीक है, ये पॉइंट काट दिए, काट दीजिएगा तो आप लोग का आंसर देखिए आ जाएगा 4.8 किलो ओम, ठीक है। इसको इस काटिए तो आप ऐसे आएगा 4800 आ जाएगा, ठीक है, इतना ओम। किलो ओम 1000 से भाग दे दीजिए मतलब 4.8 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है, 4.8 किलो ओम, समझ गए ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए 21 नंबर क्या बोल रहा है। ये देखिए इस सवाल आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को बनाने में और ज़्यादा आसानी होगा, नहीं तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। हाँ, बेसिक कैलकुलेशन दोस्तों होना चाहिए। देखिए आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं 10th क्लास का, बेसिक कैलकुलेशन नहीं पता होगा, 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 हो जाएगी, ये चीज़ नहीं पता होगा फिर दिक्कत होने वाला है, इसलिए बेसिक कैलकुलेशन होना चाहिए। देखिए क्या 21 नंबर, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करेंट चेंज वंस इन एच। बोल रहा है कि तांबे की तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, इसमें प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन होता है क्या प्रत्येक आधे भ्रमण के बाद। ये क्वेश्चन दोस्तों लोग पॉलिटेक्निक में भी बहुत बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रत्येक आधे भ्रमण के बाद क्या करता है, ये अपना जो दिशा होता है उसको चेंज कर लेता है, ठीक है, प्रत्येक आधा जो होता है उसका दिशा चेंज हो जाता है, इसलिए प्रत्येक आधा परिभ्रमण के पश्चात हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या 22 नंबर, ए डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड। कोई डिवाइस आप लोग देखे होंगे जो विद्युत जनित्र होता है उसमें जो करंट का दिशा है वो कौन बदल देता है प्रत्येक आधा भ्रमण के बाद। ये रेजिस्टेंस नहीं होता है, कैपेसिटर नहीं होता है, इंडक्टर नहीं, उसमें कम्यूटेटर होता है जिसको हम लोग विभक्त वलय भी कहते हैं, ठीक है। आप जो देखें ना, जिसको दिक् परिवर्तक भी बोलते हैं, दिक् परिवर्तक यानी कि जो करंट की दिशा को बदल देता है उसे ही बोलता है दोस्तों यहाँ पर कम्यूटेटर का, कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये कम्यूटेटर, ठीक है। अगला देखिए 23 नंबर, चुंबक के प्रेरण की माप की इकाई है तो इसका दोस्तों हो जाएगा गॉस, ठीक है, गॉस चुंबक के प्रेरण यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा मात्रक है। अगला सवाल देखिए, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए मैच करने बोला है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, कौन किससे मैच कर रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहा है तो न्यूटन का हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहा है तो कूलम का हो जाएगा, चार्ज का कूलम होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पोटेंशियल क्या होता है, दो ये वोल्ट होता है तो दो चार्ज के बीच का हम बताएं ना, तो ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का फराड हो जाएगा, यानी कि 1 का 2, 2 का 4, मतलब 1 का 2, 2 का 4 और 3 का 1, तो कौन वाला हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 का 2, ऐसा कौन है, 1 का 2, 3 का 4, 1 और 3, मतलब इसका सही उत्तर दोस्तों जो हो जाएगा आप लोग यहाँ देख सकते हैं 4, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या था, फराड, हाँ 3 का, ये 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है राइट एंगल पे, ठीक है, देखिए हिंदी वाला। इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगा। मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ पर लंबवत प्रवेश कर रहा है 90 डिग्री में, ठीक है, सीधे, तो बोल रहा यहाँ पर द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, किस डायरेक्शन में होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा ना तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए इधर करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब करंट किधर, इधर जाएगा करंट, तो जो इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक क्या बोलता है फोर्स का, तो फोर्स का इन टू द पेज यानी कि अंदर की तरफ हो जाएगा, इसको आप लोग लेफ्ट हैंड रूल लगा के आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है यहाँ पर क्या, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओरस्टेड, ठीक है, याद कर लीजिए, यूनिट बिल्कुल याद होना चाहिए। साइंस का जितना चैप्टर है 10 क्लास का सारा फिजिक्स का यूनिट याद होना चाहिए, कि यूनिट से आप लोग का देखिए सवाल आ ही रहा है, ठीक है। इसी चैप्टर से देखिए चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर से ही 2 यूनिट हो गया, आगे हम एक बताएं गॉस वाला और यहाँ पर देखिए ओरस्टेड वाला, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अगला सवाल हम लोग का है 27 नंबर, बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे सीधी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर बोल देता हूँ क्या होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त होते हैं जो तार पर केंद्रित होता है, ध्यान से देखिए क्या होता है यहाँ पर, लंबे सीधी विद्युत धारावाही तार के निकट, मान लीजिए एक तार है ये वाला, इसमें से करंट बह रहा है, ठीक है, करंट बह रहा है, इधर का सही क्या, करंट बह रहा है मतलब इसके चारों तरफ अगर बोल रहा है क्या चुंबकीय क्षेत्र किस अनुसार होगा, तो यहाँ से निकलेगा यहाँ पर बंद हो जाएगा, यहाँ पर निकलेगा यहाँ पर बंद हो जाएगा, इस प्रकार ना, फिर यहाँ पर इधर, फिर यहाँ पर निकलेगा इस तरफ बंद हो जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा इस तरफ बंद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके बनेगा,
ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक वृत्त टाइप का बन रहा है ना, गोल गोल। तो चुंबकीय क्षेत्र में संकेंद्री वृत्त होते हैं जो तार पर केंद्रित होता है। एक ही केंद्र पर वृत्त बन रहा है ना, ये तार है, यहीं से निकल रहा है, फिर इसी पर छूट रहा है, फिर ये तार है यहाँ पर निकल रहा है, इसी पर बना है। मतलब एक ही केंद्र पर क्या आप लोग का बहुत सारा वृत्त बनेगा, इसका क्षेत्र का, ये इसका डायरेक्शन होता है। आप लोग 10 क्लास का बुक में देखे होंगे, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ। 28 नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज, कौन सा रूल होता है। तो यहाँ पर आप लोग फिल्मिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल जो होता है, आप लोग देखिए डायरेक्शन करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, किसी कॉइल में ऐसा करंट जा रहा है, ठीक है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मतलब इंड्यूस्ड करंट कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोग इसको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यहाँ अंगूठा इस दिशा में रखिएगा और इस तरह से घुमाइएगा ना अपने हाथ को। जो राइट हैंड रूल देखे होंगे वो जानते होंगे, मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर चित्र आप लोग को दिखा दूंगा। यहाँ देखिए क्या 29 नंबर, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, व्हाट विल हैपन इफ बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। बोल रहा है कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली को किसी गैल्वेनोमीटर से संयुक्त की जाती है, क्या होगा यदि क्षण चुंबक कुंडली के भीतर स्थिर। मतलब बोल रहा है कि कोई तांबे का कॉइल है, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए ऐसा कोई कॉइल है, अब इसके अंदर चुंबक चुपचाप पड़ा हुआ है, इसको ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये जो इसके थ्रू से जो हम लोग का गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा वो डिफ्लेक्ट करेगा, नहीं करेगा। इसमें करंट कब उत्पन्न होगा, जब मैं ये जो चुंबक है उसको हम लोग ऊपर नीचे करेंगे, मतलब उसको हम गति में करेंगे, ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, तब इसमें क्या हलचल पैदा होगा, तब इसमें करंट इंड्यूस होता है इस तार में, ठीक है। और तब हम लोग का जो गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बोरा स्थिर है तो ये सुई में विक्षेप नहीं होगा, क्योंकि स्थिर है, उसमें हलचल होना चाहिए ना जी मैग्नेट में, तब ना। एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी इज यूज टू, विद्युत सेल अथवा बैटरी क्या होता है, विभवांतर बनाए रखने के लिए काम आता है ना, तो चालक के दो बिंदुओं में विभवांतर बनाए रखता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देख लीजिए क्या है, इन ए कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कैसे मतलब किस दिशा में जाता है। तो पहले समझ लीजिए, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो मूव करता है, मान लीजिए इधर मूव करे तो करंट किस दिशा में जाएगा, उसके विपरीत दिशा में। सभी लोग जानते हैं जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहता है उस दिशा से विपरीत दिशा में क्या बहता है, करंट बहता है। यानी करंट जो बहता है दोस्तों किससे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है, मतलब ज्यादा विभव की तरफ से कम विभव की तरफ करंट बहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या उसके विपरीत दिशा में बहेगा, मतलब लोअर टू हायर, तो ये क्या हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा ना, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर करंट की बात करता है, करंट किधर से जाता किधर बहता है, तो क्या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है क्या लोअर टू हायर की तरफ ये बहेगा। अब देखिए अगला सवाल, अगला क्या है, द जेट प्लेन इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ये लीनियर मोमेंटम, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, द क्रॉक्ड बोतल फुल ऑफ वाटर व्हेन फ्रोजन विल ब्रेक बिकॉज, एक जल से भरा बंद बोतल में जल जमने से फटने के कारण क्या, अरे भैया उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा ना, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब पानी क्या वॉल्यूम कम होता है, उसका एरिया कम होता है, जैसे ही बर्फ जमेगा वो ज़्यादा एरिया घेरेगा, ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा, तो बोतल फूलेगा और फट जाएगा। यानी कि बोतल में क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 33 का, ठीक है। 34 नंबर देखिए क्या है, व्हिच मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स मतलब गाड़ी, ठीक है, वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, भैया उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अगला सवाल बोल रहा है कोई बार मैग्नेट बीच से टूट जाता है, ठीक है, बीच से टूट जाता है तो क्या होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ, यानी कि क्या हो जाएगा, ए और सी जो है दोस्तों नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है, ए है और यहाँ पर सी नॉर्थ पोल, और बी और डी क्या हो जाएगा यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कुलम फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, या बोथ है, या कोई नहीं है। तो दोस्तों ये किसी भी प्रकार का हो सकता है ना कुलम फोर्स। अगर सेम चार्जेस है, मान लीजिए यहाँ पर प्लस चार्ज है यहाँ पर माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, और अलग अलग चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है यहाँ भी प्लस चार्ज, तो रिपेल ई इधर धकेलेगा ई इधर धकेलेगा, यहाँ माइनस है तो ई भी इधर धकेलेगा ई भी इधर धकेलेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा चार्ज है, प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, आइदर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। 36 का 3 सही हो जाएगा। चलिए 36 हो गया, 37 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 37 में हम लोग का क्या सवाल है, 37 में दोस्तों है, जब विभवांतर 10 वोल्ट हो तो धारा 5 एम्पियर हो तो प्रतिरोध होगा, बिल्कुल आसान सवाल है। वोल्टेज दे दिया 10 वोल्ट,
धारा दे दिया यहाँ पर 5 एम्पियर, तो क्या आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, बस बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। क्या R = V/I, यानी कि 10/5 कटेगा 2। 38 नंबर देखिए दोस्तों, क्या हम लोग का बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए सुपर कंडक्टर क्रिटिकल टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसे भी सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 ही होता है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 0। 38 का 2, ठीक है। 39 सवाल नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल रेजिस्टेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर ईच रेजिस्टेंस, बहुत से प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में निम्न में से कौन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों आप लोग, हम अभी बोले समांतर क्रम में विभवांतर समान रहेगा और श्रेणी क्रम में क्या रहेगा, धारा समान रहेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, क्या परिवर्तित नहीं होता है, तो धारा परिवर्तित नहीं होता है। मतलब देखिए श्रेणी क्रम में ऐसा सब में क्या धारा समान I बहेगा, लेकिन समांतर क्रम में क्या, जब ऐसे कोई रहेगा यहाँ पे एक यहाँ पे एक, तो सब में वोल्टेज समान है, लेकिन इसमें I1 बहेगा, इसमें I2 बहेगा, इसमें धारा अलग होगा ना, इसमें क्या सेम होगा वोल्टेज। तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है और पार्श्व क्रम में क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, ठीक है। 39 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल समान हो जाएगा, इसमें विभवांतर यानी कि वोल्टेज अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट 40 नंबर और फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे। बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ लो वोल्टेज AC इनटू हाई वोल्टेज AC, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है यही कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज AC में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ ही हम लोग का 40 सवाल हो गया फिजिक्स का। इसके बाद अगला हम लोग देख रहे हैं, चलिए केमिस्ट्री का। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप लोग का शेयर ही हम लोग का मोटिवेशन होता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत हेल्प होने वाला आगे भी आप लोग को। तो दोस्तों अब हम लोग केमिस्ट्री का सारा सवाल देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है कि इन व्हिच रिएक्शन इन इज हाइड्रोजन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा प्रक्रिया में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो आप लोग साफ तौर पर यही वाला देख सकते हैं कि यहाँ पर CuO+H2 है, H2 इसका O को लेकर के यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब जिसके पास ऑक्सीजन चला जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ होता है। तो यहाँ देखिए H2 में ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा 41 का, ओके। 42 क्या है, चलिए देख लेते हैं। 42 बोल रहा है कि सिलेक्ट द रेडक्स रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि अपचय अभिक्रिया क्या है। इसका मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है, जिसमें दोस्तों ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है, यानी कि जो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दोनों होता है, ठीक है। कोई एक ऑक्सीडाइज्ड होगा तो कोई दूसरा रिड्यूस्ड होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 42 में, बोल रहा है क्या होगा इसका सही उत्तर। तो ये वाला दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्या है कि ये देखिए Na+2H2O गिव्स 2NaOH+H2 यहाँ पर, ठीक है। Na क्या हो रहा है, इसके पास ऑक्सीजन आ जा रहा है, ये H2 बेचारा इसके पास से चला जा रहा है, मतलब H2 क्या रिड्यूस्ड हो जा रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है इसमें, इसलिए ये क्या हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 42 का 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है 43, आइडेंटिफाई द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उभय अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू BaCl2। क्यों, देखिए कि यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि HNO3, ठीक है। एक मिनट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक बोल रहा है, सल्फ्यूरिक यानी कि H2SO4, और ये दोस्तों अभिक्रिया करेगा किससे, BaCl2 से, ठीक है। ये क्या करेगा, BaSO4 बना लेगा और HCl एक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि उभय अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर जाएगा 43 का। 44 का देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स आर यूज्ड फॉर इंडाइजेशन, जब अपच होता है हम लोग को, ठीक है, कौन सा दवाई दी जाती है। तो अपच मतलब क्या, जब हम लोग का एसिडिटी हो जाता है, एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग एंटासिड दिया जाता है, यानी कि जो डाइजिन की गोली होता है या फिर आप लोग इनो खाते हैं, वो सारा चीज़ में दिया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग का जो अम्लीयता का मात्रा बढ़ जाता है उसको न्यूट्रल कर सके। तो एंटासिड दिया जाता है इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज एन एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। तो इसका उत्तर दोस्तों फिनोप्थेलिन हो जाएगा। लिटमस से भी हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर करते हैं, वेनिला से भी कर लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज से भी चेक कर लेते हैं, फिनोप्थेलिन जो है ये एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है। 45 का एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव pH लेस देन 7, कौन 7 यानी कि निम्न में से 7 से कम pH कौन देता है। सभी लोग पता है 7 से pH कम कौन देता है, अम्ल देता है। तो अम्ल कौन है, यहाँ पर गैस्ट्रिक रस अम्ल है, ठीक है। 46 का 4 सही उत्तर है। 47 नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का मुख्य अवयव क्या है? तो सभी लोग को पता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। NaHCO3 जो होता है दोस्तों, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है? मुख्य अवयव है। ठीक है। निम्न तत्वों में से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है? तो सभी को पता है मैग्नीशियम भी नहीं बनाता है, सोडियम भी नहीं बनाता है, एल्युमिनियम भी। तो बनाएगा कौन? फास्फोरस बनाएगा। 49 इस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट्स pH वुड बी। अगर कोई सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो उसका pH क्या होगा? रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? क्षारक करता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन 4, क्योंकि क्षार है, 7 से ज़्यादा है मतलब क्या? क्षारक है। क्षारक जो होता है दोस्तों वो रेड लिटमस को यानी कि लाल को नीला करता है, इसलिए इसका सही उत्तर 9 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, बोले सोडियम एसिड का जलीय घोल बदल देता है। सोडियम एसिड का जो जलीय घोल होता है वो बदल देता है क्या? लाल लिटमस को नीला में। लाल को नीला में क्यों? क्योंकि सोडियम एसिड का जो जलीय घोल होता है दोस्तों क्षारक होता है। ठीक है। क्षारक तो हमेशा लाल को नीला ही करेगा ना, अगर एसिड होता है तो नीला को लाल करता है, लेकिन ये है क्षारक जलीय घोल इसका सोडियम एसिड का, इसलिए क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। अगला सवाल, निम्न धातुओं में से कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा? बोल रहा है कौन जो है तनु सल्फ्यूरिक यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा? कौन जो लेस रिएक्टिव होगा? तो देखिए कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब हाइड्रोजन से यहाँ पर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन है? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इज एसोसिएटेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ। प्रगलन की प्रक्रिया डैश के निष्कर्षण से संबंधित है, मतलब जो हम लोग प्रगलन की प्रक्रिया होता है उससे हम लोग क्या निकालते हैं? कौन सा चीज़ निकालते हैं? तो इससे हम लोग तांबा निकालते हैं। ठीक है, कॉपर। नेक्स्ट है, एलॉय ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर लाइट एंड आर यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स। कौन सा? तो एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है? हल्का भी होता है, इसलिए हम लोग उसको एरोप्लेन बनाने के प्रयोग करते हैं, क्योंकि हल्का होता है। अब भारी वाला कीजिएगा तो फिर दिक्कत है ना, इसलिए 53 हो जाएगा 3। नेक्स्ट, निम्न तत्वों में से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है? तो ये सवाल आई थिंक पहले दूसरा था, एसिडिक ऑक्साइड बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम, सोडियम, हीलियम ये तो नहीं बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है एसिडिक, इसलिए सल्फर बिल्कुल सही हो जाएगा। Which one of the following elements can readily burn in air? निम्न में से कौन तत्व हवा में 100 जल जाता है? तो देखिए यहाँ पर हवा में आते ही तो पोटेशियम तो जल ही जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर रिएक्टिविटी के हिसाब से हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर इन चारों में देखा जाए तो मैग्नीशियम है। तो अगर कोई जलेगा तो मैग्नीशियम ही जलेगा, वरना कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सोडियम ऑप्शन होता है, कैल्शियम होता है, तो वो भी सही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ पर सोडियम भी दिया हुआ है, आप मैग्नीशियम मार दिए सोडियम नहीं, तब सोडियम मराएगा, क्योंकि सोडियम का तब ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक के यौगिक देता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व संभावित है। तो ये दोस्तों कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम जल में विलयन करके एक उच्च गलन यानी कि CaO देता है। ठीक है, यौगिक देता है, यह यौगिक जल में भी विलय है, और कैल्शियम ऑक्साइड जल में विलय होता है। इसको ये क्या यही तो चूना है ना, इसी को जल में घोल के हम लोग CaOH होल ट्वाइस बनाते हैं, और उसके हम लोग पचड़ा करते हैं, चुनाई जो पुताई करते हैं वो चीज़ होता है। ठीक है, सफ़ेदी करते हैं, तो कैल्शियम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर बोल रहे खाना रखने वाला डिब्बा टीन से विलेपित रहता है, जस्ता से नहीं, ऐसा क्यों भैया? तो देखिए टीन से क्यों नहीं करता है, जस्ता से क्यों नहीं? क्योंकि जस्ता दोस्तों टीन से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर बोल रहा है C2H6 आणविक सूत्र के साथ इथेन में है कितना सहसंयोजक आबंध? तो C2H6 तो C ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ सारा जगह कैसे लगा? 6OH है, 6OH लग जाए। अब कितना बॉन्ड हुआ गिन लीजिए, मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 सहसंयोजक आबंध होगा। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन के नीचे का भाग बाहर में काला हो तो इसका क्या है कि खाना पूर्ण रूप से पका नहीं है, कि ईंधन जला नहीं है? तो भैया ईंधन जला नहीं है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है, इसलिए वैसा काला हो जाता है। देखिए घर में जब धुआं होता ज़्यादा तो बर्तन ज़्यादा काला होता है, अगर साफ पूरा जल रहा है तो फिर काला नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देयर आर x एलिमेंट बिटवीन 2 सिमिलर एलिमेंट्स, चूज द राइट वैल्यू ऑफ x। वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मतलब क्या? 8 तत्व एक सीरियल में होता है ना, होता है अपने गुणों के अनुसार। तो बोल रहा है कि x एलिमेंट बिटवीन 2 सिमिलर एलिमेंट्स, मतलब ये पहला वाला जो तत्व का गुणधर्म होता है वो लास्ट वाला से 8वां तत्व से मेल खाता है,
उसके बीच में कितना, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और बीच में कितना रहना चाहिए 6 को, तब ना अष्टक नियम पारित करेगा। अष्टक मतलब क्या, 8 तत्व रहता है, जो पहला वाला का गुण ये लास्ट वाला गुण से सेम रहता है, तो उसके बीच में कितना तत्व हो रहा है, 8 तत्व हो रहा है, 6 तत्व हो रहा है, तो यहाँ पर 6 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही 60 का। 61 चूज द एड ऑड आउट, तो ऑड आउट क्या हो जाए यहाँ पर 61 का, सब लोग देख के ही बोल सकते हैं, स्ट्रोंशियम हो जाए, कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों एक ही मतलब एक जैसा है, स्ट्रोंशियम अलग है। नेक्स्ट एलिमेंट विथ व्हिच निम्न में से कौन परमाणु संख्या वाला तत्व का अभिलक्षण आधात्विक होगा। आधात्विक देखिए, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो आधात्विक होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धात्विक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोग 16 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो होगा क्या 2, 8, 10 और 6, मतलब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2 माइनस बनाएगा, यानी कि ये क्या अधातु होगा। अब बाकी आप किसी को भी ले लीजिए उसमें प्लस आएगा, जैसे 12 को लेते हैं, 12 का कैसे करेंगे 2, 8, 10 हो गया और 2, 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में है, ये तो अष्टक पूरा करने 6 चाहिए, 6 तो देगा नहीं कोई, तो क्या करेगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस 2 हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो 6 तो किसी को नहीं ना देगा, अपना अष्टक पूरा करने बोलेगा अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, तो ये ले लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2 माइनस हो गया ना, ये माइनस हो गया तो आधात्विक हो गया, आधात्विक लक्षण, ठीक है 4 बिल्कुल सही हो जाएगा 62 का। 63 आवर्त तथा समूह की दिशा में तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के लिए सही कथन चुने। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर बोल रहा है आवर्त तथा समूह की दिशा में तत्व, आवर्त तथा समूह की दिशा में रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, समूह में बढ़ेगा, आवर्त में जाने पर अकॉर्डिंग टू आवर्त घटेगा, क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, किसी समूह की दिशा में जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है वो बढ़ता है, ठीक है, समूह में जाएंगे तो जब इधर से हम लोग इधर जाएंगे तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ेगा, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, जब आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाता है तो जो प्रवृत्ति देखी जाती है उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है, बोला सही नहीं है कौन सा कथन यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है बोला है, तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो तत्व का दोस्तों धात्विक चीज़ ना वो कम होता जाता है, धात्विक गुण जो कम होता जाता है, ठीक है, तत्व प्रकृति में कम धात्विक होते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर दोस्तों आप लोग नॉन मेटल मिलने लगता है, ठीक है, फिर आप लोग और भी मेटलॉइड्स मिलने लगता है, तो धात्विक गुण कम होते जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तत्व X सूत्र HCl2 का क्लोराइड बनाता है जो उच्च गलनांक वाला ठोस है, X संभावित आवर्त सारणी डैश के समान समूह में होगा, तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, देखिए एक Cl2, ये तो Cl2 नहीं बनाएगा, ये भी Cl2 नहीं बनाएगा, ये भी Cl2 नहीं बनाएगा, बनाता अकेला MgCl2 ही, तो आप लोग ऐसे भी यहाँ पर देख के आंसर मान सकते हैं, ठीक है। देखिए आंसर टिक करेंगे, बहुत सारा टिक होता है तो सबको जानिए जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स आर 66 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट्स आपका अम्ल भी होता है, क्षार भी होता है और लवण भी होता है, तो 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 में जो पदार्थ अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में काम करता है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है उभयधर्मी, यानी कि एम्फोटेरिक, जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में काम करता है ये उभयधर्मी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 वाटर इन रूरल एरियाज इज डिसइंफेक्टेड क्या होता है, रोगाणुनाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, यानी कि 68 का 2 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 69 द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सभी को पता है ये क्या होता है, प्लाज्मा होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका अवरक, ठीक है, 70 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माइका, ठीक है। नेक्स्ट 71 देखिए क्या बोला, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वेयर प्रपोज्ड, आप लोग सभी जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कौन दिया होगा, फैराडे नहीं दिया होगा तब ना होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, 3 नंबर ऐसे याद कर लीजिएगा। 72 नंबर, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय, बालू और नमक के मिश्रण को कैसे, ये जल में घोल कर, बालू अलग नीचे बैठ जाएगा और नमक जल में घुल जाएगा, तो जल अलग कर देंगे फिर बालू अलग कर देंगे, ठीक है। अलग नंबर देखिए 73 नंबर, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन का गुणधर्म प्रदर्शित करता है, सभी को जानता है कपूर, कपूर सॉलिड रहता है, डायरेक्ट उससे गैस बन के हवा में उड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, कपूर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मेटल, हाईएस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल, ओके, व्हिच द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट मेटल,
तो लाइटेस्ट मेटल कौन है, सभी लोग जानते हैं, ये लिथियम दोस्तों जो है वो लाइटेस्ट मेटल होता है, यानी कि 74 का 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 देखिए क्या है, द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, क्या होता है एल्युमिनियम का ओर, सभी लोग जानते हैं बॉक्साइड होता है, ठीक है। तो और पढ़ लीजिएगा, और से कुछ क्वेश्चन आ सकता है इसमें। द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज, फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है, ठीक है। 76 का यहाँ पर 3 उत्तर सही हो जाएगा। 77 नंबर, व्हिच द फॉलोइंग इज नॉन रेडियो एक्टिव, 4 को ऑप्शन है, तो नॉन रेडियो एक्टिव कौन है, तो इसमें प्लूटोनियम हो जाएगा, यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव है, थोरियम भी और जिर्कोनियम भी है, ठीक है। तो प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नाइट्राइड बनाते समय सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, नाइट्राइड बनाते समय कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा आप लोग का मैग्नीशियम जो धातु है वो अभिक्रिया करती है, ठीक है। 78 है ना, 78 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 79 क्या है देख लीजिए, 79 बोल रहा है कि गोल्ड इज सोल्युबल इन, गोल्ड किस में सोल्युबल है, तो सभी लोग जानते हैं एक्वा रेजिया में सोना घुलता है, यानी कि अम्लराज में सोना वो गलाता है ना, किसके सहारे से, एक्वा रेजिया की सहायता से। अगला, व्हिच इज द मोस्ट एक्टिव हैलोजन, सबसे एक्टिव हैलोजन क्या है यहाँ पर, सबसे एक्टिव यानी कि जो सबसे ज़्यादा सक्रिय अभिक्रियाशील कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा फ्लोरीन इज द राइट आंसर, ठीक है, ये फ्लोरीन। तो दोस्तों ये हम लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री का 40-40-80 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम मैथ कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो आकांक्षा 40 का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।